सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं चेनसो मैन एनिमे के चौथे पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था कि माकिमा और कोबेनी के कारण कटाना मैन और अकेने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो लोग डेंजी को लिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आकी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है और फिर उसे होश आ जाता है। आकी देखता है कि उसके सामने डेंजी और पावर बैठे होते हैं और वो दोनों वहाँ पर बैठकर मांगा पढ़ रहे होते हैं। पावर देखती है कि डेंजी यहाँ पर एक एप्पल खा रहा होता है और फिर वो डेंजी से एप्पल को छीनने लगती है। डेंजी उससे कहता है कि कायरो के लिए कोई भी एप्पल नहीं होता है और तुम्हें ये एप्पल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम जंग के मैदान को छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। अब पावर यहाँ पर हमेशा की तरह झूठ कहने लगती है। वो डेंजी से कहती है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी इसीलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन डेंजी उसका यकीन नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि पावर बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और वो हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। अब आकी डेंजी से पूछता है कि क्या हमारे टीम से कोई जिंदा बचा है, जिस पर डेंजी आकी को बताता है कि कोबेनी और वो बंदा जो कि चश्मा पहनता है वो दोनों बचे हैं, पर उन दोनों ने डेविल हंटर के जॉब को छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद आकी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब डेंजी आकी से कहता है कि माकिमा ने मुझे और पावर को अपने पास बुलाया है और इसीलिए हम दोनों वहाँ पर जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। जाते जाते पावर आकी से कहती है कि मैं तो यहाँ पर एप्पल खाने के लिए आई थी। जब डेंजी वहाँ से जाता है तो वो अपने साथ एप्पल के बास्केट को ले जाता है और जाने से पहले वो एक एप्पल को आकी के लिए रख देता है। अब उनके जाने के बाद आकी अपने स्वॉर्ड को देखता है और जैसा कि हमें पता है कि अगर आकी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और फिर आकी कर्स डेविल से एक सवाल करता है। वो कर्स डेविल से पूछता है कि आखिर मेरी लाइफ अब कितनी बची है। वो कर्स डेविल अपीयर हो जाता है और वो आकी से कहता है तुम्हारे पास अभी बस 2 ही साल बाकी है और अगर तुम और भी ज्यादा अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ये सुनकर आकी काफी ज्यादा शॉक होता है और फिर वो अपने सीक्रेट को बाहर निकालता है। जब आकी अपने सीक्रेट को जलाने वाला होता है तभी उसे हिमैनो की याद आने लगती है और वो रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेंजी वहाँ पर वापस आ जाता है। दरअसल वो अपनी मांगा की बुक को वहीं पर भूल गया था और वो अपने बुक को लेने के लिए आया था। जैसे ही डेंजी वहाँ पर आता है तो वो आकी को रोते हुए सुन लेता है। डेंजी सोचने लगता है कि इसका रोना तो बनता है क्योंकि इसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को खो दिया है और जहाँ तक बात हिमैनो की है तो वो तो आकी को पसंद करती थी। अब डेंजी सोचता है कि हिमैनो तो मर चुकी है तो फिर उसे रोना क्यों नहीं आ रहा है। जब पोचिता मरा था तभी डेंजी काफी ज्यादा दुखी था, पर अभी वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है। हालांकि हिमैनो ऐसी पहली इंसान थी जो कि डेंजी के साथ दोस्ती करना चाहती थी। इसके बाद भी डेंजी को हिमैनो के लिए बुरा नहीं लगता है। अब डेंजी यहाँ पर सोचता है कि अगर पावर मरती है तो फिर मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा और अगर आकी भी मरता है फिर भी मैं नहीं रोऊंगा, पर अगर माकिमा मर जाती है तो फिर मैं 1-2 दिन जरूर रोऊंगा और मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, पर कुछ दिनों के बाद मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा क्योंकि 3 वक्त का अच्छा खाना और नींद मैं खराब नहीं कर सकता। अब डेंजी सोचता है कि मेरे अंदर इंसान का दिल नहीं है और शायद इसी कारण से मेरे अंदर इंसानियत भी नहीं है। अब वो इन सारी बातों को सोचना बंद करता है और जल्दी से माकिमा के पास जाने लगता है। डेंजी के जाने के बाद हॉस्पिटल में टेंडो और यूटेरो आ जाते हैं और वो दोनों आकी से मिलने के लिए आए होते हैं। वो दोनों आकी को बताते हैं कि हम लोग माकिमा के साथ काम करते हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी टीम को कोचिंग देने के लिए आए हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डेंजी, पावर और माकिमा को देखते हैं। वो सभी लोग एक कब्रिस्तान में होते हैं। यहीं पर माकिमा डेंजी से कहती है जैसा कि तुम जानते हो कि वो डेविल तुम्हारे पीछे था, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें मारना चाहता है और उनका मिशन तुम्हें मारना है, तो इसीलिए तुम्हें खुद को बचाना होगा और हम लोग अपनी नई टीम से उन डेविल्स का सामना करने वाले हैं। जिस पर डेंजी माकिमा से कहता है क्या तुम नई टीम को ट्रेन करने वाली हो। जिस पर माकिमा डेंजी से कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अपनी नई टीम को ट्रेन करने में टाइम को वेस्ट करें और इसीलिए मैं तुम दोनों को एक टीचर से मिलाना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि किशिबे होता है। यहीं पर किशिबे माकिमा को चुप रहने के लिए कहता है और फिर वो डेंजी और पावर से सवाल करने लगता
लगता है। सबसे पहले किशिबे उन दोनों से पूछता है, तुम्हारे पार्टनर्स की मौत हो चुकी है तो फिर तुम दोनों को कैसा लग रहा है। इस पर डेंजी और पावर उससे कहते हैं कि वो लोग तो मरे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और डेविल हंटर्स की मौत तो होती रहती है। इसके बाद किशिबे उन दोनों से अगला सवाल पूछता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग अपने पार्टनर्स की मौत का बदला डेविल्स को मारकर लेना चाहते हो। आखिर तुम लोग किसकी साइड में हो, इंसानों की या फिर डेविल्स की। अब डेंजी उससे कहता है कि मैं तो उनके साइड पर रहूंगा जो कि मेरा ज्यादा ध्यान रखेगा, और वही पावर कहती है मैं उसकी साइड रहूंगी जो कि फाइट को जीतेगा। अब किशिबे माकीमा से कहता है कि ये दोनों बहुत ही अलग है और ये बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो माकीमा को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला था। जब माकीमा वहाँ से चली जाती है तो किशिबे उन दोनों से कहता है, मैं स्पेशल डिवीजन का एक डेविल हंटर हूँ और मुझे लड़कियाँ, दारू और डेविल्स को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और साथ ही मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे अपना टीचर समझता है। ये सब कहने के बाद किशिबे उन दोनों को गले लगा लेता है और वो उन दोनों को इतनी जोर से गले लगाता है कि उन दोनों की सांसें अटक जाती है। अब किशिबे उन दोनों की गर्दन को तोड़कर नीचे गिरा देता है। किशिबे उनसे कहता है कि तुम दोनों का शरीर इंसानों की तरह बहुत ही कमजोर है, और अब वो उन्हें ब्लड पीने के लिए देता है। वो लोग वापस से हील हो जाते हैं। डेंजी उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर किशिबे उससे कहता है, दरअसल माकीमा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और मैं उसके कहने पर तुम दोनों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ। किसी कारण से गन डेविल तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा है और उसे तुम्हारा दिल चाहिए, और वही माकीमा तुम्हें बचाना चाहती है। माकीमा तुम्हें लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि वो जानती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। किशिबे उनसे कहता है कि मैंने पहले भी बहुत सारे इंसानों को ट्रेनिंग दी है, पर मैंने आज से पहले किसी डेविल को ट्रेन नहीं किया है, और आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम दोनों को आखिर कैसे ट्रेन करूं। किशिबे उनसे कहता है कि मैं सबसे पावरफुल डेविल हंटर हूँ, और अगर तुम दोनों मुझे हरा सकते हो तो इसका मतलब तुम दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और फिर ऐसा कहने के बाद किशिबे उन दोनों के साथ एक फाइट को स्टार्ट करने वाला होता है। जब पावर ये सुनती है तो वो डेंजी से कहती है, मुझे लगता है कि किशिबे पागल हो चुका है और ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है, आखिर ये हमारा सामना कैसे कर सकता है। वहीं किशिबे उनके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी माकीमा अपने ब्लड से एक हैमर को बनाती है और डेंजी को दे देती है। डेंजी जैसे ही हैमर को लेकर किशिबे को मारने के लिए आता है तो किशिबे हमले से बच जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से डेंजी के चेस्ट पर और उसके सर पर हमला करता है। इसके बाद किशिबे पावर के गले को काट देता है। किशिबे कहता है कि डेंजी को मारा नहीं जा सकता और साथ ही पावर भी अमर है। फिर किशिबे उन दोनों से कहता है कि मैं बचपन में अपने खिलौनों को तोड़ दिया करता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर अब मेरे पास तुम दोनों हो और तुम दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर मैं तुम दोनों को दुनिया में सबसे बेस्ट बना दूंगा। और किशिबे इस बात को जानता था कि अगर वो उन दोनों को ट्रेनिंग देता है तो वो लोग दुनिया में सबसे बेस्ट बन जाएंगे। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से आकी को देखते हैं जो कि अब भी हॉस्पिटल में होता है, और वो हॉस्पिटल में फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है। आकी देखता है कि फॉक्स डेविल वहाँ पर नहीं आता है। यहीं पर यूटेरो आकी से कहता है कि शायद फॉक्स डेविल तुमसे गुस्सा हो चुका है और वो तुमसे नाराज है। अब आकी सोचता है कि फॉक्स डेविल तो उसके पास नहीं आ रहा है, और वही जो स्वॉर्ड उसके पास है उसका भी वो बहुत ही कम समय के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि बेसिकली आकी के पास कोई भी पावर नहीं है और वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है। यहीं पर टेंडो और यूटेरो आकी से कहते हैं, तुम्हारे पास कोई भी पावर्स नहीं है और इसीलिए तुम इस जॉब को छोड़ दो और तुम अपनी बची हुई लाइफ को आराम से एंजॉय करो, पर अगर तुम इस काम को करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें किसी दूसरे पावरफुल डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। यहीं पर आकी सोच में पड़ जाता है और फिर वो उन दोनों से कहता है कि मेरे पूरे फैमिली को जिन डेविल्स ने मारा है वो डेविल्स अब भी जिंदा है, और आखिर मैं डेविल हंटर के जॉब को कैसे छोड़ सकता हूँ। जब तक मैं उन डेविल्स को मार नहीं देता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आकी की बात को सुनकर वो दोनों हंटर आकी से कहते हैं, चलो आकी आज के लिए इतना काफी है, हम लोग तुमसे कल मिलते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की को देखकर आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम वापस से पावर और डेंजी को देखते हैं, और किशिबे ने उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी। यहीं पर किशिबे उन दोनों से कहता है, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है और इसीलिए मैं सोने के लिए घर जा रहा हूँ, कल मैं तुम दोनों से यहीं पर वापस मिलूंगा। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जैसे ही उनके पास किशिबे आता है और उनके दरवाजे पर नॉक करने वाला होता है, पावर जल्दी से अपने ब्लड से एक भाला बनाती है और उस भाले से किशिबे के ऊपर हमला करती है। वहीं जिस फ्लोर पर किशिबे खड़ा होता है उसके ऊपर वाले फ्लोर में पावर ने बहुत सारे ब्लड की बोतल को रखा होता है, और फिर पावर उन ब्लड से बहुत सारे भालों को बनाती है और किशिबे के ऊपर हमला करती है, पर किशिबे इससे भी बच जाता है। यहीं पर अब डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से किशिबे के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर इससे पहले किशिबे
डेंजी को देख लेता है और वो जल्दी से डेंजी को एक सुपर किक मारता है। अब किशिबे उन दोनों से कहता है कि इस बार तुम दोनों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, हम लोग अब कल मिलते हैं और अपनी ट्रेनिंग कल ही करेंगे। डेंजी जल्दी से पावर से कहता है कि हमारी आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, और जब पावर ये सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहीं पर जब किशिबे ये सुनता है तो वो डेंजी के ऊपर चाकू से हमला करता है और फिर वो डेंजी से कहता है शिकार को कभी अपने शिकारी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर हम यूटेरो और टेंडो को देखते हैं और वो लोग आकी को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं। यहीं पर यूटेरो आकी से कहता है कि आखिर हॉस्पिटल में जो लड़की तुमसे मिलने के लिए आई थी वो कौन थी। आकी उसे बताता है कि वो लड़की उसके पार्टनर हिमेनो की छोटी बहन थी। अब इसके बाद आकी उन दोनों के साथ सेल नंबर 108 में जाता है। दरअसल इस सेल में फ्यूचर डेविल होता है। जब आकी सेल के अंदर आता है तो वो अपने सामने फ्यूचर डेविल की एक आँख को देखता है। अब आकी के सामने फ्यूचर डेविल आ जाता है और वो आकी से कहता है फ्यूचर का ही राज है, फ्यूचर का ही राज है, और ऐसा वो बार बार दोहराने लगता है। साथ ही वो डेविल आकी से भी कहता है अरे तुम चुप क्यों हो, तुम भी मेरे साथ इसे दोहराओ। पर आकी उसके बात को इग्नोर करता है और उससे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ। अब फ्यूचर डेविल आकी के एटीट्यूड से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो आकी से कहता है पहले मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखना होगा। अब वो डेविल आकी से कहता है कि तुम अपने सर को मेरे पेट में डाल लो। ये सुनकर आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर उसे ऐसा ही करना पड़ता है। जब आकी ऐसा करता है तो वो डेविल उसके फ्यूचर को देखने लगता है और उसके फ्यूचर को देखने के बाद डेविल जोर जोर से हंसने लगता है। अब फ्यूचर डेविल आकी से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में रहूंगा और अब तुम मेरे पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पर आकी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है बस इतना ही, मुझे लगा था कि ये डेविल और भी कुछ करेगा पर ये तो इतनी जल्दी मान गया। अब यहाँ पर वो डेविल आकी को उसके फ्यूचर के बारे में बताने लगता है। तभी आकी उसे बीच में रोक देता है और उससे कहता है ठीक है, मैं तो बस अपने दुश्मनों को मारना चाहता हूँ। अब इसी के साथ उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस से डेंजी और पावर को दिखाया जाता है। वो दोनों किशिबे के साथ होते हैं और किशिबे उन दोनों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहीं पर किशिबे पावर और डेंजी को हर बार की तरह बहुत बुरी तरह मारता है और पावर और डेंजी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। पर हम यहाँ पर एक चीज को नोटिस करते हैं, किशिबे के गाल में एक खरोच का निशान होता है जो कि पावर और डेंजी ने किया था और इसी बात से किशिबे काफी ज्यादा खुश होता है। वो पावर और डेंजी से कहता है कि तुम लोग धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अब से मैं तुम लोगों को रोज ट्रेनिंग नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग दूंगा। यहीं पर किशिबे उन दोनों से कहता है जब तुम लोग फाइट कर रहे होते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और लड़ाई करते समय अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करना। साथ ही किशिबे उन दोनों से कहता है कल हम लोग एक असली फाइट करने वाले हैं। यहीं पर डेंजी उससे कहता है कि अगर हम दोनों के बीच कभी फाइट होता है तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से कटाना मैन और अकेनी को देखते हैं। वो लोग एक बिल्डिंग में होते हैं और वो लोग वहाँ पर छिप कर बैठे थे। वो लोग उस बिल्डिंग में अपने आदमियों के साथ मिलकर छिपे होते हैं और अब वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान कर रहे होते हैं। यहीं पर अकेनी सभी से कहती है जब तक माकीमा जापान में है तब तक जापान का कोई भी जगह उनके लिए सेफ नहीं है और वो लोग कहीं भी नहीं जा सकते, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को यहीं पर रहना होगा। यहीं पर कटाना मैन सभी से कहता है अगर मेरे ग्रैंडफादर आज भी जिंदा होते तो ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, और वहीं वो कमीना डेंजी अब भी जिंदा है, मैं उसे कैसे भी मारना चाहता हूँ। यहीं पर अकेने अपने लोगों से कहती है कि तुम लोगों को कटाना मैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मर भी जाता है तो हम लोग उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं, तुम लोग बस अपना ध्यान रखना कहीं कोई तुम्हें काट ना ले। ये सुनकर वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं तो कटाना मैन उनसे कहता है दरअसल मेरे ग्रैंडफादर ने एक सीक्रेट छुपा कर रखा है, और फिर हमें पता लगता है कि वो लोग जिस बिल्डिंग में होते हैं उसके नीचे वाले फ्लोर में काफी सारे ज़ोंबीज होते हैं और ये सभी ज़ोंबीज वही लोग होते हैं जिन्होंने याकुजा के कर्ज को नहीं चुकाया था। अब अकेनी अपने सभी लोगों से कहती है कि हम लोग डेविल हंटर्स के नए टीम का सामना अपने ज़ोंबीज के साथ करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर हम यूटेरो, टेंडो और आकी को देखते हैं और वो लोग कार में होते हैं। यहीं पर यूटेरो आकी से कहता है कि हम लोग आज ही क्योटो वापस जा रहे हैं, और फिर यूटेरो आकी से पूछता है क्या तुम सच में गन डेविल को मारना चाहते हो, और तुम तो कटाना मैन और उसके साथियों को हरा नहीं पाए, तो आखिर तुम गन डेविल का सामना कैसे करोगे।
मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। यहीं पर आकी यूटेरो से कहता है कि चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी क्यों न सोचे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ और मुझे कैसे भी करके अपने दुश्मनों को मारना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब यूटेरो और टेंडो आकी को हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं और वहाँ से जाने से पहले यूटेरो आकी से कहता है कि हालांकि मैं तुमसे काफी नफरत करता हूँ, पर मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये जो नया ग्रुप है, यहाँ के सभी डेविल हंटर्स काफी ज्यादा पागल हैं और तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। अब इसके बाद हम माकीमा को देखते हैं, जो कि अभी के लिए याकुजा गैंग की करंट बॉस के पास जाती है और उससे काफी सारे सवाल करती है। माकीमा उससे पूछती है कि हाल ही में जो हमला हुआ था वो तुमने कराया था, जिस पर वो बॉस माकीमा को बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो बॉस माकीमा को बताता है कि इस सब के पीछे अकेनी नाम की एक लड़की का हाथ है। यहीं पर माकीमा बॉस से कहती है कि मुझे याकुजा गैंग के अलावा और भी गैंग के मेंबर्स के बारे में जानना है। अब माकीमा अपने पास से एक बैग को निकालती है। बॉस को लगता है कि शायद माकीमा उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है, पर माकीमा उसे बताती है कि इसमें पैसे नहीं है। दरअसल इस बैग के अंदर यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स की आंखें रखी है। अब माकीमा बॉस से कहती है, दरअसल मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि इन सभी आंखों को उनकी सही जगह पर आसानी से पहुँचा सकता है। अगर तुम मुझे सारे मेंबर्स के नाम को दे देते हो तो फिर मैं तुम्हें उस इंसान से मिला दूंगी। अब यहाँ पर बॉस का एक आदमी माकीमा के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर जब माकीमा उस आदमी की आंखों में देखती है तो उस आदमी को अचानक से कुछ हो जाता है और फिर उसके नाक से खून निकलने लगता है। अब वो आदमी जमीन पर गिरकर मर जाता है। यहीं पर बाकी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से उसी बिल्डिंग को देखते हैं। अब वहाँ पर पुलिस और डेविल हंटर की नई टीम आ जाती है और वो लोग उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं बिल्डिंग के अंदर कटाना मैन और अकेने सभी लोगों को मारने के लिए और डेंजी के दिल को वापस से चुराने के लिए तैयार बैठे होते हैं। यहीं पर डेंजी और पावर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे होते हैं, जिसके बाद पूरी टीम बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बिल्डिंग के बाहर में किशिबे पुलिस वालों के साथ खड़ा होता है और वो पुलिस वालों को अपनी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि सबसे पहले तुम लोगों को बेसमेंट को सील करना है। अब किशिबे सभी पुलिस वालों को अपने टीम के मेंबर्स के बारे में एक एक करके बताने लगता है। सबसे पहला, जिसका नाम शार्क फिंड होता है और वो इतना ज्यादा अजीब है कि वो किसी भी मटेरियल में ऐसे तैर सकता है और साथ ही ये फिंड कुछ समय के लिए अपने सर को एक शार्क की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब वो शार्क फिंड ज़ॉम्बीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शार्क फिंड सभी ज़ॉम्बीज को खाने लगता है। फिर वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जिसने की हुडी पहन रखा था। शार्क फिंड उसे भी खाने वाला होता है, पर वो आदमी एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो आदमी वॉयलेंस फिंड होता है और इसका नाम गलगली होता है। किशिबे बताता है कि गलगली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और नॉर्मली ऐसा होता है कि इंसान फिंड बनने के बाद कमजोर हो जाते हैं, पर ये एकमात्र ऐसा है जो कि फिंड बनने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहीं पर गलगली एक लड़की को देखता है और वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। जब वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है तो उसे पता लगता है कि ये भी एक डेविल है और इसका नाम प्रिंसी होता है। असल में प्रिंसी स्पाइडर डेविल होती है। ज्यादातर समय प्रिंसी अपने इंसानी फॉर्म में होती है। अब प्रिंसी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और वो स्पाइडर डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। अब एक ज़ॉम्बी का सर कट कर एक आदमी के पास चला जाता है। वो इंसान उस ज़ॉम्बी के सर को उठाकर खा लेता है और ये भी एक डेविल होता है जो कि एंजल डेविल है। किशिबे बताता है कि ये एक स्पेशल केस है। ये डेविल बहुत ही ज्यादा अजीब है। अगर कोई इंसान इस डेविल को छू लेता है तो उस इंसान की लाइफ काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब एंजल डेविल के पास आकी आता है। एंजल डेविल आकी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास एक रुमाल है? जिस पर आकी अपना रुमाल एंजल डेविल को दे देता है। एंजल डेविल देखता है कि आकी उसके काफी सामने खड़ा होता है, पर आकी को ये बात मालूम होती है कि अगर कोई भी एंजल डेविल को छूता है तो उसकी लाइफ काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर सभी डेविल हंटर्स ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। तभी आकी पावर और डेंजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाकी सारे डेविल हंटर ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से आगे जाकर कटाना मैन और अकेनी के साथ फाइट करना होगा। अब डेंजी आकी से पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है कि वो लोग कहाँ पर हैं? आकी उससे कहता है, मुझे मालूम तो नहीं है, पर हम तीनों अलग अलग रास्ते से जाने वाले हैं और हम लोग उन्हें ढूंढेंगे। हम देखते हैं कि आकी चौथे फ्लोर पर होता है। तभी उसके सामने
एक आदमी आ जाता है और वो आकी को गोली मारने वाला होता है। आकी जल्दी से उस आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पर और 4 लोग आ जाते हैं और वो लोग अपने बंदूक से आकी को मारने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि उन चारों के नाक से खून निकलने लगता है और फिर वो लोग एकदम से जमीन में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम माकीमा को देखते हैं और शायद उस बॉस ने माकीमा को सारे मेंबर्स के नाम लिखकर दे दिए थे और इसी कारण से माकीमा ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उन चारों को मार दिया था। वहीं दूसरी ओर हम आकी को देखते हैं और अब उसके सामने अकेने आ जाती है। आकी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर अकेने उसकी बात नहीं सुनती है और फिर वो जल्दी से अपने स्नेक डेविल को वहाँ पर बुला लेती है। जब स्नेक डेविल वहाँ पर आता है तो वो अपने मुंह के अंदर से गोस्ट डेविल को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि गोस्ट डेविल अकेने के कंट्रोल में होता है, जिसके बाद गोस्ट डेविल आकी के साथ फाइट करने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि अकेने के नाक से खून निकलने लगता है और वहीं दूसरी ओर आकी गोस्ट डेविल के साथ फाइट करता है। दरअसल यहाँ पर आकी फ्यूचर डेविल की पावर को यूज कर रहा था और उसे पहले ही मालूम पड़ जाता है कि आखिर गोस्ट डेविल किस तरह से हमला करने वाला है। पर कुछ देर के बाद आकी काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद गोस्ट डेविल आकी को जान से मारने लगता है। अब आकी को यहाँ पर एक पुरानी बात याद आती है। जब आज से कई दिनों पहले वो हिमैनो के साथ डिनर कर रहा होता है, उसी दौरान हिमैनो आकी से सिगरेट पीने की जिद करने लगती है। यहाँ पर आकी हिमैनो से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो क्योंकि तुम एक माइनर को सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रही हो। दरअसल आकी काफी छोटा होता है और उस समय उसकी उम्र काफी कम थी। जब हिमैनो को इसके बारे में पता लगता है तो वो आकी से उस सिगरेट को ले लेती है और उससे कहती है कि मैं ये सिगरेट अपने पास ही रखती हूँ और जब तुम बड़े हो जाओगे तभी मैं तुम्हें ये दे दूंगी। अब इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गोस्ट डेविल को देखते हैं और वो इस समय आकी को मार रहा होता है। वो आकी को छोड़ देता है और फिर वो एक सिगरेट को बाहर निकालता है। गोस्ट डेविल वो आकी को दे देता है। जब आकी उस सिगरेट को उठाता है तो उस पर इजी रिवेंज लिखा होता है और अब वो अपने तलवार को उठाकर गोस्ट डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर अकेने देखती है कि गोस्ट डेविल आकी को कुछ भी नहीं करता है। दरअसल हिमैनो ने आकी से कहा था कि गोस्ट डेविल की आंखें नहीं है और वो डर को देख सकता है। अगर आकी गोस्ट डेविल से नहीं डरता है तो गोस्ट डेविल उसे नहीं देख सकता। अब यहाँ पर आकी ऐसा ही करता है और वो गोस्ट डेविल से बिल्कुल भी नहीं डरता है, जिसके कारण गोस्ट डेविल आकी को नहीं देख पाता है। आकी जल्दी से गोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो हिमैनो को याद करके कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद आकी अपने चाकू को बाहर निकालता है और उससे गोस्ट डेविल के सर को काट देता है। जब अकेने ये देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इससे पहले कि अकेने आकी के ऊपर हमला करती या फिर वो अपने स्नेक डेविल को वहाँ पर बुलाती, तभी वहाँ पर कोबेनी आ जाती है और वो अपने चाकू को अकेने के ऊपर रख देती है। आकी कोबेनी से कहता है कि अकेने को छोड़ दो और फिर वो कोबेनी से कहता है आखिर तुमने अभी तक डेविल हंटर के जॉब को छोड़ा क्यों नहीं, तुम तो इसे छोड़ने वाली थी। जिस पर कोबेनी आकी को बताती है कि कुछ ही दिनों में हमें सैलरी मिलने वाली है और इस बार तो हमें बोनस भी मिलने वाला है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिनों के बाद डेविल हंटर के जॉब को छोड़ दूंगी। वही दूसरी ओर हम पावर और डेंजी को देखते हैं। यहीं पर पावर एक ज़ोंबी के हाथ को खा रही होती है और जब डेंजी ये देखता है तो वो काफी ज्यादा घिन करने लगता है। वो पावर से कहता है तुम कितनी गंदी हो। तो पावर डेंजी से कहती है मुझे तो मांस खाना था, चाहे वो इंसान का हो या फिर ज़ोंबीज का, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर डेंजी उसकी बात से सहमत नहीं था और इसी के साथ वो लोग एक बार फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। दरअसल वो दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं। तभी डेंजी पावर से कहता है कि हम लोग यहाँ पर कटाना मैन को मारने के लिए आए हैं और कहीं तुम उसे भी मत खा जाना। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो लोग 7वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि 7वें फ्लोर पर ज़ोंबीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है और वो ग्रुप उनकी ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर डेंजी पावर से कहता है तुम चुप हो जाओ और अभी के लिए बिल्कुल भी शोर मत करना, लगता है इन ज़ोंबीज ने हमें नोटिस नहीं किया है। जब पावर ये बात सुनती है तो वो जोर से अपना नाम चिल्लाने लगती है और फिर वो सभी ज़ोंबीज से फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। अब वो सभी ज़ोंबीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पावर डेंजी से कहती है कि डेंजी तुम मेरे पीछे रहना, मैं सारे ज़ोंबीज को अकेले हैंडल कर सकती हूँ। ऐसा कहने के बाद पावर ज़ोंबीज के साथ फाइट करने लगती है और वहीं पीछे से डेंजी लिफ्ट में बैठ जाता है और वहाँ से कल्टी मार लेता है। वहीं 7वीं मंजिल पर पावर ज़ोंबीज के साथ फाइट कर रही होती है। अब वहाँ पर एक बड़ा सा ज़ोंबी आ जाता है पर पावर उसके गर्दन को भी उड़ा देती है। वहीं दूसरी ओर हम डेंजी को देखते हैं जो कि लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है और अब वो 13th फ्लोर पर पहुँच जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसके सामने कटाना मैन
मैन और उसके दो साथी आ जाते हैं। यहाँ पर डेंजी अपने छाती पर लगे डोर को खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, पर कटाना मैन उससे कहता है, अभी रुको, मैं तुमसे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर और बहुत से लोगों को मारा था, तो क्या तुम्हें उन्हें मारते समय बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? जिस पर डेंजी उससे कहता है कि वो सभी लोग ज़ोंबीज बन चुके थे और इसीलिए मैंने उन सभी को मार दिया। पर कटाना मैन डेंजी से कहता है, कभी वो लोग भी इंसान हुआ करते थे और क्या तुमने ये सोचकर भी उनके ऊपर रहम नहीं दिखाई? जिस पर डेंजी कहता है, नहीं, मैंने नहीं दिखाई और मैंने उन सभी को मार दिया। जिसके बाद कटाना मैन डेंजी से कहता है, दरअसल अकेने ने मेरे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं और उसने मेरे दिल को कटाना डेविल के साथ एक्सचेंज कर दिया है और इसी कारण से मैं एक कटाना मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। पर अगर मैं किसी ज़ोंबीज को मार देता हूँ तो मुझे रातों में नींद नहीं आती है। पर जैसा कि तुमने कहा कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा, फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है। और फिर कटाना मैन डेंजी से कहता है, डेंजी, अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत बची है तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो और हम लोग तुम्हें मार देंगे। यहाँ पर डेंजी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। सोचने के बाद डेंजी कटाना मैन से कहता है, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। ये सुनकर कटाना मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो डेंजी से कहता है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वो दोनों एक साथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनके बीच एक खतरनाक बैटल की शुरुआत हो जाती है। वो दोनों बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर नीचे आ जाते हैं और नीचे उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। यहीं पर कटाना मैन डेंजी को एक लात मारता है और उसे हवा में फेंक देता है। अब डेंजी एक ट्रेन के ऊपर आकर गिर जाता है और कटाना मैन भी उस ट्रेन में आ जाता है। कटाना मैन डेंजी से कहता है, अच्छा, तुम पहले से काफी तेज हो चुके हो और क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? जिस पर डेंजी उससे कहता है, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा और तुम्हें मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब मैं तुम्हें मार दूंगा माकीमा मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और मैं यही तो चाहता हूँ कि माकीमा मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तभी कटाना मैन डेंजी से कहता है, आखिर तुम किसके लिए फाइट कर रहे हो? जिस पर डेंजी उससे कहता है, मैं तो अपनी नई जिंदगी के लिए फाइट कर रहा हूँ और जैसा कि मुझे फिर से जिंदा रहने का एक मौका मिला है तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ और मैं इसके लिए किसी के साथ भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ उन दोनों के बीच एक बार फिर से फाइट की शुरुआत हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। जो कि वो लोग ट्रेन के अंदर होते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक से ट्रेन को रोक दिया जाता है ताकि ट्रेन के अंदर के सभी लोग वहाँ से निकल सके। अब कटाना मैन डेंजी को एक लात मारता है जिससे कि डेंजी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कटाना मैन अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है और वो डेंजी के ऊपर हमला करने वाला होता है। डेंजी देखता है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की होती है और वो जल्दी से खुद को और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच कटाना मैन डेंजी के ऊपर हमला करता है और वो डेंजी के एक हाथ को काट देता है। मौका देखकर वो लड़की ट्रेन से बाहर आ जाती है। इसके बाद कटाना मैन एक बार फिर से अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है और आगे बढ़कर वो डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। अब डेंजी के दोनों हाथ कट चुके थे, जिसके बाद डेंजी कटाना मैन के साथ फाइट नहीं कर सकता। यहीं पर कटाना मैन डेंजी से कहता है कि डेंजी, अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, साथ ही मरने से पहले तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर से माफी मांगनी होगी। जब डेंजी ये सुनता है तो वो कटाना मैन से कहता है, माफी और मैं, ये तो नहीं होगा, और जहाँ तक बात तुमसे फाइट करने की है तो मैं अब भी तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सर पर भी चैनसो लगा है। ऐसा कहने के बाद डेंजी जल्दी से दौड़कर कटाना मैन की तरफ बढ़ने लगता है। कटाना मैन फिर से अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है और वो डेंजी के ऊपर फिर से हमला करता है। हम देखते हैं कि डेंजी जमीन पर गिर जाता है। डेंजी के सर पर जो चैनसो होता है वो भी टूट जाता है। अब यहाँ पर डेंजी एकदम से हंसने लगता है और वो कटाना मैन से कहता है, अरे तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने मेरे सर पर हमला करने की कोशिश की पर तुम अपना निशाना चूक गए। हम देखते हैं कि कटाना मैन के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो कटाना मैन से कहता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया है कि शिकार को कभी अपने शिकारी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद अगले सीन में हम कटाना मैन को देखते हैं जो कि अपने इंसानी रूप में होता है और डेंजी ने उसे एक जगह पर बांध कर रखा था। हम देखते कि डेंजी ने इस सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और जल्दी पुलिस वहाँ पर आने वाली थी। अब डेंजी सोचता है कि इसके कारण हिमेनो मर चुकी है। वो उससे कहता है कि मैं एक टूर्नामेंट करूंगा। तभी वहाँ पर आकी भी आ जाता है। यहीं पर डेंजी आकी से कहता है कि क्या तुम भी मेरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? आकी उससे कहता है, कैसा टूर्नामेंट? तो डेंजी उसे बताता है कि इस बंदे ने हिमेनो को शूट किया था, तो अब हम दोनों बारी बारी से इसकी गोटी पर जोर से लात मारेंगे और जिसकी लात से ये जोर से चिल्लाएगा वो इस टूर्नामेंट का विनर हो जाएगा। यहाँ पर आकी डेंजी से कहता है कि हम लोगों को
ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर हिमेनो भी यहाँ पर होती तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसके बाद आकी उस सिगरेट को बाहर निकाल लेता है जो कि घोस्ट डेविल ने उसे दिया था। अब वो वापस से उस सिगरेट को अपनी जेब में रख लेता है और फिर डेंजी से कहता है अगर मैं इस टूर्नामेंट को जीत जाता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा। जिस पर डेंजी आकी से कहता है अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें इसकी गोटी मिलेगी, और क्या ही मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हम पुलिस को देखते हैं और वो लोग उसी बिल्डिंग में जाते हैं और अकेने और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं, जो कि पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया था। तो डेविल हंटर्स का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब हम वापस से डेंजी और आकी को देखते हैं और वो लोग बारी बारी से कटाना मैन की गोटी पर हमला करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम माकीमा को देखते हैं और अब वो अपने एल्डर्स के पास जाती है और उन्हें इस सब के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि अकेने नाम के एक लड़की ने ये सब कुछ करवाया था। पहले वो एक डेविल हंटर हुआ करती थी, पर बाद में उसने डेविल हंटर के जॉब को छोड़ दिया और वो गन डेविल के साथ मिल गई। हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की है, पर इससे पहले हमें कोई भी सुराग मिलता अकेने के स्नेक डेविल ने उसे मार दिया। साथ ही हम लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर से गन डेविल के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं, और जब हमने उन सभी टुकड़ों को अपने पास रखे टुकड़ों के साथ मिलाकर रख दिया तो वो सभी टुकड़े गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसी कारण से हमें जल्द ही गन डेविल का पता चल जाएगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पावर डेंजी और आकी को देखते हैं। हम देखते हैं कि डेंजी को सपना आता है और ये वही सपना होता है जो कि डेंजी ने पहले एपिसोड में देखा था। डेंजी अपने सपने में एक सुनसान गली पर था। गली के दूसरे तरफ वो एक दरवाजे को देखता है और उसके अंदर से उसे पोचीता की आवाज आती है। डेंजी जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर पोचीता को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर पोचीता उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम इस दरवाजे को मत खोलना, और डेंजी का ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बाद में हम एक लड़की को देखते हैं और वो डेंजी से कहती है कि डेंजी तुम्हें कैसे चूहे पसंद है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा आप हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनसो मैन का पहला सीजन अब खत्म हो चुका है, और अगर आप ऐसे ही और भी एनिमेस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।